लेखांकन का आधार डिस्कस करते हैं। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्चुअली देयर आर टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन के दो आधार हैं, रोकड़ आधार और उपार्जन आधार। कैश बेसिस, अक्रूअल बेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमें अकाउंटिंग को, अकाउंटेंसी को समझने के लिए। आगे अकाउंटेंसी में जो भी हम खाते बनाएंगे, जर्नल एंट्रीज करते हैं, उन सबको समझने के लिए ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि किन किन दो आधारों पर हम खाते बना सकते हैं और कौन सा आधार है जिसको मान्यता प्राप्त है, कौन सा आधार है जो ज़्यादा वैलिड है। तो ये सब चीज़ें हमें तभी समझ आएंगी जब हमें दोनों आधारों में अंतर पता होगा। तो देखते हैं टेबल। ऐसे 5 पॉइंट्स हम बनाएंगे, 3 पॉइंट्स ये होंगे और 2 पॉइंट्स ये होंगे। तो इसी हिसाब से अपनी टेबल बना लीजिए। ऊपर हेडिंग डाल लो, आधार, रोकड़ आधार, उपार्जन आधार। रोकड़ आधार को कैश बेसिस, उपार्जन आधार को अक्रूअल बेसिस के नाम से जानते हैं। तो ऐसे टेबल बना लो, एक एक करके पॉइंट डिस्कस करेंगे। नाउ नंबर 1, सबसे पहला आधार क्या है? नकद और उधार। कैश और उधार, नाम ही पता चल रहा है, कैश बेसिस, रोकड़ आधार। तो रोकड़ आधार में केवल उन ट्रांजैक्शंस को, उन लेन देनों को दर्ज किया जाता है जिनमें या तो कैश आया है या फिर कैश गया है। तो रोकड़ आधार में केवल रोकड़ के लेन देनों को, नकद के लेन देनों को दर्ज किया जाता है। अगर कैश आया और कैश गया तो हम इसको दर्ज कर लेंगे। लेकिन उपार्जन आधार में क्या होता है? चाहे वो ट्रांजैक्शन कैश में हो, चाहे वो ट्रांजैक्शन उधार पर हो, दोनों ट्रांजैक्शंस को दर्ज किया जाता है। तो रोकड़ आधार में नकद और उधार दोनों लेन देनों का लेखा किया जाता है। रोकड़ आधार में केवल रोकड़ लेन देनों का, नकद लेन देनों का, और उपार्जन आधार में नकद और उधार दोनों लेन देनों का। मतलब अगर हमने कैश में सामान खरीदा है तो रोकड़ आधार, कैश में और उधार में दोनों सामान खरीदे हैं, उसकी एंट्री उपार्जन आधार में। तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा पूरा हुआ? डेफिनेटली उपार्जन आधार। सेकंड पॉइंट, पूंजीगत तथा आयगत व्यय में अंतर। पूंजीगत और आयगत व्यय का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हमने कार खरीदी, यानी कि कोई संपत्ति अगर हम खरीद रहे हैं, लंबे समय तक वो संपत्ति हमारे पास रह रही है, तो उसे पूंजीगत व्यय का नाम दिया जाता है। और उसका लाभ आगे आने वाले बहुत सारे वर्षों तक हमें मिलने वाला है, इसलिए हम उसको धीरे धीरे अपने प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। आयगत व्यय होते हैं जैसे कि कार में पेट्रोल डलवाना, रूटीन के जो खर्चे होते हैं, रूटीन में जो हम खर्चे करते हैं, उन्हें आयगत व्यय बोलते हैं। तो जैसे जैसे वो इनकर होते जाते हैं, वैसे वैसे हम उनको घटाते जाते हैं। रोकड़ आधार में क्या होता है? अगर हमने 5 लाख रुपए की कार खरीदी और 5 लाख रुपए हमारे पास से गए, तो अगर वो नकद लेन देन है तो हम उसको माइनस कर देंगे। यानी कि कोई भी लेन देन, चाहे अगर वो नकद है, चाहे वो पूंजीगत हो, चाहे वो आयगत हो, हम उसे दर्ज कर लेंगे। इसलिए रोकड़ आधार में पूंजीगत और आयगत मदों में कोई अंतर नहीं करते। वो तो केवल देखता है ट्रांजैक्शन नकद हो, किसी भी तरह की मद हो, किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन हो, लेकिन अगर उसमें कैश का लेन देन हो रहा है तो वो दर्ज कर लेता है। इसलिए कैश बेसिस, रोकड़ आधार जो होता है, वो पूंजीगत और आयगत मदों में अंतर नहीं करता है। जबकि उपार्जन आधार जो होता है वो देखता है कि अगर ये पूंजीगत व्यय है तो मुझे रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है, आयगत व्यय है तो इसे रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है। तो जो रोकड़ आधार है वो पूंजीगत और आयगत मदों में अंतर करता है, अंतर्भेद करता है और उसी के हिसाब से उनको दर्ज करता है। थर्ड पॉइंट, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। इसीलिए यहाँ पर क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं, तो वो देखते हैं केवल कैश आया या कैश गया। अगर हमने सैलरी पे करी, चाहे वो इस साल के लिए सैलरी हो, चाहे वो पिछले साल के लिए हो, चाहे वो अगले साल के लिए हो, लेकिन अगर कैश गया तो हम उसे दर्ज कर लेते हैं। इसलिए ना तो हम वहाँ पर देखते हैं कि प्रीपेड है या आउटस्टैंडिंग है या एक्रूड है या अनअर्नड है, ऐसा कुछ नहीं देखते और हम सीधा बस कैश का आना जाना दर्ज करते हैं। इसलिए ना तो ये पूंजीगत आयगत में अंतर देखता है, ना ये प्रीपेड आउटस्टैंडिंग में अंतर देखता है, और केवल कैश लेन देनों को दर्ज करता चला जाता है। जबकि उपार्जन आधार जो कि एक लॉजिकल आधार है, ये प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, इन सब चीज़ों का एडजस्टमेंट करते हुए चलता है। क्योंकि उपार्जन आधार क्या कहता है कि अगर कोई भी एक्सपेंस इस ड्यूरेशन का है, इस अवधि का है, चाहे हमने उसे पे किया हो चाहे ना किया हो, तब भी उसे रिकॉर्ड करना चाहिए। और इसी वजह से उपार्जन आधार जो होता है वो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग इस तरह की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, जबकि रोकड़ आधार रिकॉर्ड नहीं करता। तो ये क्या नहीं करता? ये उधार नहीं करता, पूंजीगत आयगत मदों में अंतर नहीं करता, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग को नहीं पहचानता। चौथा पॉइंट, कानूनी स्थिति। देखो, जब वो केवल रोकड़ लेन देनों को दर्ज करता है, आयगत पूंजीगत में अंतर नहीं करता, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग को रिकॉर्ड नहीं करता, तो वो सही लाभ हानि भी नहीं बताता। इसीलिए कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा इसको मान्यता भी प्राप्त नहीं है। अगर आप इसके आधार पर, रोकड़ आधार पर अपने खाते बनाते कि पैसा आ गया तो लिख लिया, पैसा चला गया तो लिख दिया,
तो ये आपको कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होगी इस तरह के खातों को। लेकिन अगर आप उपार्जन आधार पर अपने खाते बनाते हैं तो उसको कानूनी रूप से मान्यता दी गई है। ये ज़्यादा वैलिड है क्योंकि ये पूंजीगत आयगत में अंतर करता है, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग को दर्ज करता है, कैश और उधार दोनों तरह की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। पांचवा, सही लाभ हानि का पता लगाना, जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि यहाँ पर केवल नकद लेन देनों को दर्ज करता है, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग नहीं लेता है और आयगत और पूंजीगत में कोई अंतर्भेद नहीं करता, इसीलिए यहाँ पर सही लाभ हानि का पता नहीं लगाया जा सकता। जबकि उपार्जन आधार मान्यता प्राप्त है, बिल्कुल सटीक तरीका है, इस आधार से सही लाभ हानि का पता लगाया जा सकता है। तो हम आगे जितने भी खाते बनाने सीखेंगे वो हमारे अधिकतर किस आधार पर होंगे? उपार्जन आधार पर। ये जो टेबल है ये हमें डिफरेंस के अंतर के साथ साथ रोकड़ आधार और उपार्जन आधार की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में भी हाईलाइट करता है। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लो, नोट्स बना लो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लेखा मानक या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।